तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 101 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत आभार, आपकी वजह से हम लोगों ने हमारा डायमंड जुबली एपिसोड 100वां एपिसोड किया लास्ट वीक में, और वो एक ऐतिहासिक एपिसोड इसलिए भी रहेगा क्योंकि आपके इसी प्लेटफॉर्म से उस दिन एक अनाउंसमेंट की कि सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट सेलिंग में एक डिप्लोमा स्टार्ट कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। स्वयं यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं अतुल घोषला साहब आए, फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री हेम पांडे साहब हमारे साथ में उस दिन मौजूद थे, और डॉक्टर कमल कांत वशिष्ठ जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है वो हमारे साथ उपस्थित थे। तो हमने एक कमिटमेंट लिया है कि 2021 अभी स्टार्ट होने वाला है। 2021 में पूरे साल हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हम लोग कैसे लेके आए, स्कूल और कॉलेजेस में इसको कैसे शामिल किया जाए। उसके लिए आप सबका बहुत आभार और आपका सहयोग चाहिए उसके लिए। आइए, आज 100वें के बाद में 101वां एपिसोड है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इसलिए दो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। एक बहुत शानदार कपल है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी तरह काम करना चाहते हैं, और वो दोनों अलग अलग शहरों में नहीं, अलग अलग देशों में हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करें दोनों का एक साथ मिलके। सो आज हमारे साथ में हरीश नागर जी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत मैं खुद एक्साइटेड था आपके इस प्रोग्राम को देख के। मैंने कई बार आपके ये शोज देखे हैं और फिनोमिनल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा कर रहे हैं आप, क्योंकि उनको फेथ चाहिए, बिलीव चाहिए। आज के समय में ये बिजनेस अभी भी इंडिया के लिए, हालांकि इसको बहुत टाइम हो गया, 20 से 25 साल इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वजूद है, और रेगुलाइजेशन होने के बाद जब इस पे लॉ बना, और अभी भी बिलीफ का फैक्टर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में हिला हुआ है कि उनको, आम आदमी को, मिडिल क्लास को जो फ्यूचर उनको देखना है वो भी उनको पता नहीं है कि ये इतने बड़ा फ्यूचर उनके लिए खोल सकता है। लोग आज भी अपने आप को सोचते हैं कि बस इंडिया में दो ही प्रोफेशन है, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, आईआईटी कर लो, ये कर लो, लेकिन उससे भी बड़ी चीज यहाँ है अवेलेबल। और फिनोमिनल, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी, आप यूएस में हैं, कौन से शहर में हैं और कैसा है वहाँ, वेदर कैसा है, और स्पेशली कोरोना को लेके बहुत सारी खबरें आती हैं यूएस से, क्या स्थिति है मैम? मैं अभी यहाँ पर कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हूँ अभी, और मेरी सिस्टर है यहाँ पर, तो मैं 2 मंथ के लिए यहाँ पर आई हूँ अभी न्यू ईयर हॉलीडेज के लिए। और काफी अच्छा है वेदर, इंडिया जैसा ही है, ज्यादा ठंडा नहीं है। बहुत सुनने में आता है कि ज्यादा ठंडा है, पर वो इस वाले एरिया में नहीं है। न्यूयॉर्क साइड में थोड़ा ठंडा होता है, यहाँ काफी कंफर्टेबल है। और ये डायरेक्ट सेलिंग का ही नतीजा है सुरेंद्र जी कि हम लोग है ना, हेमा ने इतनी लंबी वोकेशन प्लान कर ली है, और इस टाइम पे इसको लगा कि मेरी सिस्टर के पास मुझे जाना चाहिए, और ये गई। वरना अगर हम दोनों अगर में होते और वो नहीं होते तो कभी भी ये नहीं सोच सकते। जॉब में ट्रेडिशनल बिजनेस में होते तो शायद पॉसिबल नहीं होता ये सब चीजें। डायरेक्ट सेलिंग का ही वो रिजल्ट है ये, जो कि आज हम लोग वहाँ हैं और बिजनेस ग्रो कर रहा है बहुत अच्छे से। इवन मैं आप ये देखो कि मैं 25 साल इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कभी, क्योंकि अगर मैं, हिमा ये कहती है मुझे 2 महीने के लिए सिस्टर के यहाँ जाना है, तो अगर मैं ये कहता था कि घर कौन देखेगा, मेरी डॉटर है उसको कौन देखेगा, मैं तो ऑफिस चले जाऊंगा। आज है ना, बेसिकली मैं, देखा जाए तो इस बिजनेस में ये फायदा है कि मैं भी फुल टाइम एक तरीके से हाउसवाइफ होती है ना, फादर हूँ। तो मेरी डॉटर, हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, बैठते हैं, गप्पे हाँकते हैं। मेरे को सुबह ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को कुछ चैलेंज है, और हम ये मैनेज कर पा रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। दैट्स ग्रेट सर, ये बहुत शानदार इंटरव्यू होने वाला है। सो थोड़ा सा हमारे पास जो व्यूवर्स की कम्युनिटी है सर, वो बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से लोग हमारे साथ में जुड़े नहीं हैं, और हर कंपनी के लोग हैं। क्योंकि देखिए, आप जिस कंपनी से हैं वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम लोग नाम नहीं लेते इस मंच से, लेकिन
आपका नाम और आपकी पहचान किसी से छुपी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो आपको उतना नहीं जानते हैं। सर, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, दोनों के बारे में। सबसे पहले हेमा जी से शुरुआत करते हैं। हेमा जी, थोड़ी अपनी अब तक की जर्नी के बारे में बताइए प्लीज। सुरेंद्र जी, मैं कोटा से हूँ। बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एजुकेशन मेरा कोटा से है। और जब 93 में मेरी मैरिज हुई हरीश से, तो राउत भाटा में जॉब करते हैं हरीश, करते थे उस टाइम पर। और शादी होने के बाद में काफी अच्छा था, जॉइंट फैमिली है। और मेरी बेटी भी हो गई थी 4 साल की, तो अच्छा चल रहा था सब कुछ। जब शुरू में होता है ना, टाउनशिप के अंदर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा कॉलोनी कल्चर, आपको मतलब सब कुछ, आपको वहां पर क्लब्स है, उसमें जा रहे हो आ रहे हो, लेडीज क्लब अलग रन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वहां चलता रहता था एक्टिविटी। लेकिन कुछ समय बाद में ऐसा लगा कि बहुत मोनोटोनस से लाइफ हो गई है, और कुछ तो एक्साइटिंग चाहिए लाइफ के अंदर। और हम लोग कुछ सर्च ही कर रहे थे, और उस टाइम पर ये बिजनेस मिला। That's और great. हरीश नहीं, जो है वो अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास फैमिली से थी, तो मेरा हमेशा थोड़ा सा बिजनेस में जो माइंड चलता रहता है कि हाँ कुछ बिजनेस करें। जॉब की तरफ कभी भी मैं अट्रैक्ट नहीं हुई, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में अगर मैं देखूं, मेरे दादाजी, मेरे फादर, सभी लोग बिजनेस क्लास से, सारे लोग बिजनेस ही करते हैं। तो क्या वो था एक रीजन सुरेंद्र रहा है जी, कि हमारा कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही था। मेरी फैमिली में कहीं तक दूर दूर तक बिजनेस नहीं था। मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड में थे, जहाँ कोटा के पास ही हमारी ज़मीनें भी हैं, तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी था। मेरे फादर ने बहुत अच्छी एजुकेशन, मैं उसके बाद आर्मी, वो नागालैंड में कहीं पोस्टेड थे, उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर लेके उन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में वहाँ पे जॉब किया, और मेरी मेरी पैदाइश वहीं हुई। तो जो कल्चर था ना, मेरे फादर ने जो दिया, अच्छी एजुकेशन, और वही हमने किया। और मेरा ड्रीम था कि मैं भी एक अच्छा इंजीनियर बनूं, और मैं बना। और बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एज ए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहाँ पे मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर, लोगों का ड्रीम होता है ऐसी जॉब पाना, और वैसी जॉब मेरी थी। और मैं वहाँ पे भी बहुत एक्सेल किया, आउटस्टैंडिंग रहा, कई प्रमोशन मेरे अच्छे हुए। और हेमा ने जब ये बिजनेस शुरू किया 2000 में, तो हमारे घर में ये बिजनेस आ चुका होता था, हेमा को कुछ करना था, इसने स्टार्ट किया। और मैंने एक ही चीज इंश्योर की इसमें, कि जो मेरा जॉब है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे, और हेमा को सपोर्ट करना है, हर हस्बैंड की एक वो रहता है। तो मैंने हेमा को सपोर्ट करना शुरू किया बैक एंड में, कि भाई इसको क्या चाहिए, इसको जो भी है। लेकिन धीरे धीरे मैं इसको समझा कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, कि आप इसमें चीज़ें समझते हो। तो ये मेरी जर्नी रही। और हाँ, आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, मेरे को कब लगा कि मुझे कुछ होना चाहिए, कि शादी से पहले मैं बहुत अमीर आदमी था, समझे ना आप, कि मेरी सैलरी खत्म नहीं होती थी। मैं सोचता था इतने पैसे आते हैं यार, कि क्या जरूरत है हमें कुछ करने की। लेकिन हेमा बिजनेस फैमिली में थी, इसके घर में बहुत अच्छा पैसा था, और सारी चीजें थी। और जब मैं अपने आप में अच्छी जॉब में था, सैलरी वैलरी अच्छी थी, लेकिन होके आई लगा यार पैसे तो कम पड़ते हैं यार जॉब में, कितने अच्छे ऑर्गेनाइज। फिर मैंने ये देखा कि पैसे के साथ साथ इसमें वैल्यूज थी, अच्छी चीजें थी। और वो जो चीज मुझे अट्रैक्ट करने लगी, मनी तो बाय प्रोडक्ट हो गया, लेकिन मुझे जो समझ में आने लगा कि आ, अगर आपको अपनी लाइफ में एक सब चीजें चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, मस्ती चाहिए, मजा चाहिए, तो वन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा बिजनेस ही नहीं है। मतलब आप ये देखो कि लोग जिंदगी बिताते एक जगह, और जिंदगी को एंजॉय अलग जगह करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, कि आप जिंदगी जी भी रहे हो और जिंदगी की मजे भी कर रहे हो। हमारे हेमा ने एक टीम बना ली थी बहुत अच्छी सी, हम पिकनिक मनाते थे लोगों के साथ, लोग हमें मिल गए थे। हम पहले, जब हम इस बिजनेस में नहीं थे, तो हमारे 5-7-10 दोस्त थे, फ्रेंड थे। कभी हम उनके यहाँ पाव भाजी खाने चले गए, कभी वो आ गए, बस इसके यही जिंदगी थी 10 साल में। लेकिन जब हम ये हेमा ने बिजनेस शुरू किया, तो हमारे नए नए फ्रेंड्स बनने लगे, और उनके साथ बिजनेस हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ये तो अलग की बात है, लेकिन हमें मजा बहुत आने लगा।
क्योंकि उनके साथ समय गुजार रहे थे हम, और हमारे व्यूज और आइडियाज उनसे शेयर हो रहे थे। कोटा में भी मेरे इतने फ्रेंड, जहाँ मैं जॉब करता था कोटा से 50 किलोमीटर दूर, तो वहां से जो जर्नी रहती थी 50, कोटा एक बहुत बड़ा, मतलब रावतबाटा जो 30,000 की पॉपुलेशन है, उसके मुकाबले कोटा एक बड़ा शहर था। तो वहां हमारे बहुत कम जान पहचान थी लोग। हेमा वहीं से थी, तो मेरी बस हेमा के जो हमारे इन लॉज हैं उन्हीं रिलेशनशिप में जान पहचान थी। लेकिन जब इस बिजनेस में आया, एक बड़ा सर्कल खुल गया, इतने लोगों से जान पहचान होने लगी, और वो जो रिलेशनशिप है हम उसको एंजॉय कर रहे थे। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई इस तरीके से, ये चीज। दैट्स और ग्रेट फिर सर, तो वंडरफुल। जी सर, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में जब हम लोग लगातार काम करते हैं, जैसे आपने कहा 2000 में स्टार्ट किया, 20 साल हो गए, तो आज की लाइफ तो सबको बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट लगती है। लेकिन शुरुआत में हेमा जी क्या इतना आसान था आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग करना? लोगों ने ये नहीं कहा कि आपके हस्बैंड साइंटिफिक ऑफिसर हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, उसके बावजूद आप ये क्या साबुन तेल का काम करने लग गई? पेरेंट्स की तरफ से विरोध नहीं आया कि यार अच्छे बिजनेस हैं हमारे, ये क्या तुम फालतू लोगों वाला काम कर रहे हैं? तो ऐसे कुछ रिएक्शन मिले आपको स्टार्टिंग में? हाँ, बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत बार मिले इससे रिएक्शन। लेकिन क्या होता है कि जिस बिजनेस में अगर हम सोचे कि हमने इस बिजनेस को चूज किया है, तो बाय डिफॉल्ट और एक डेस्टिनी होती है आपकी, वो आपको लेकर के जाती है। इस बिजनेस के अंदर हम आ गए बाय डिफॉल्ट, वो शायद हमारी डेस्टिनी थी। और हमें प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, प्रोडक्ट की फैन हो गई थी मैं, प्रोडक्ट यूज करती थी, और मुझे लगता था यार इससे अच्छे प्रोडक्ट शायद दूसरे नहीं हो सकते। और इन बिटवीन जो है, जो हमारे जो मेंटोर्स थे, उन लोगों का कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ रहता था। वो लोग बीच-बीच में सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते रहते थे। तो शुरू में तो इंटरेस्ट नहीं आया था कि हम बहुत बड़ा बिज़नेस बना पाएँगे या कुछ इसके अंदर कर पाएँगे। लेकिन ये था कि हाँ, कुछ सर्च तो कर रहे थे। और जब सर्च कर रहे थे तो हमें लगा कि चलो ये इतना बोल रहे हैं, इसी को हम देखते हैं। और जब धीरे-धीरे हमने इसको देखा इस बिज़नेस के अंदर, तो हमें लगा यार ये तो सब कुछ है इसके अंदर। एक्चुअली होता क्या है कि अगर लॉजिकली अगर हम देखें, तो लॉजिकली तो ये बिज़नेस परफेक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन क्या है, इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें लोगों से डील करना होता है। सबसे पहले तो हमारे जो फैमिली के लोग हैं उनके साथ में, क्योंकि जब कोई बिज़नेस आप करोगे, कोई भी नई चीज़ आप करोगे, तो लोगों को वो कभी भी, कोई अगर जॉब पे जा रहा है रोज़, और कोई अगर मैं लेडी को देख रही हूँ, अगर वो स्कूल जॉइन किया हुआ है, वो रोज़ सुबह से शाम स्कूल जा रही है, तो कोई उसके ऊपर कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, ठीक है, जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, ओके, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करोगे, तो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। और वो हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि जब 2000 में स्टार्ट किया था, तब वो शायद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना लोग अवेयर नहीं थे, इतना पता नहीं था उन लोगों को। तो क्या है, क्या करते हैं, सब आना-जाना, फैमिली भी थोड़ा-सा बहुत वो हो रही थी, थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन कर रही थी, इन-लॉज़ हैं, मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, क्या ज़रूरत है? वो हमेशा उनका एक ही सवाल होता था कि सब कुछ इतना अच्छा है, हरीश की इतनी अच्छी जॉब है, सब कुछ है, इतने लैंड्स हैं हमारे पास में, तो उसके बाद में क्यों, एग्रीकल्चर लैंड्स भी बहुत है, तो उसके बाद क्यों इस बिज़नेस को बिल्ड करना है? क्यों आप इतना लोगों से मिलना-जुलना, जाना है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करना, जैसे आप बोल रहे हो साबुन तेल का बिज़नेस करना, क्योंकि उस टाइम तो प्रोडक्ट की रेंज भी ज़्यादा नहीं थी, तो वो सब चीज़ें आती थी। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये समझ में आ गया था कि ये बिज़नेस बिल्कुल हमारे लिए बना हुआ है, और जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ़ के साथ में। एक गुड लाइफ़स्टाइल तो जो हरीश की जॉब के साथ में हमें मिल रही थी बहुत अच्छी, हम लोग बहुत अच्छे से, अगर बोल रहे हैं ना कि बाकी लोग अगर देखते थे, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आकर के मेरे जब लाइफ़स्टाइल देखते थे रावत भट्टा, तो बिल्कुल उनको बहुत अच्छा लगता था, यार तुम लोग कितना अच्छा लाइफ़ लीड कर रहे हो। लेकिन फिर भी हमें कुछ न कुछ मिसिंग लग रहा था। वो जो मिसिंग है वो फुलफिल हुआ है यहाँ पर आकर के। यहाँ आकर के लगा कि हाँ, यही तो चीज़ हम मिस कर रहे थे। जो हरीश ने भी बताया ना कि बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना और सब चीज़ें, आपको एक लीडरशिप लेवल पे आपको जब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हो, लोगों के साथ में लोगों को हेल्प कर रहे हो उनको आगे बढ़ने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे इस बिज़नेस के अंदर लगती है कि सक्सेसफुल हम खुद तो हो सकते हैं। हम बहुत गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, बहुत बंगलोज़ बना सकते हैं, लेकिन हम कितने लोगों को सक्सेसफुल कर सकते हैं? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? वो इस बिज़नेस के अंदर आकर के शायद वो हम लोगों को लगा, और हमें लगा कि नहीं, हम बिल्कुल राइट जगह हैं। हमने एक बार समझ लिया कि हाँ, ये बिज़नेस बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर हमने, बोलते हैं ना, कानों में बिल्कुल बंद करके और हम अपना काम करते चले गए। सोचा नहीं कि लोग क्या हम बोल रहे हैं। हाँ, जी शुरू से ही हम लोग है ना, सुरेंद्र जी, ऐसे रहे कि सुनते हम सबकी थी, लेकिन करते हम दोनों ही है ना अपने मन की थे। तो ये तो थी। और
दूसरी चीज जो हेमा ने बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे को 1 साल लगा इस बिजनेस के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में विजन को समझने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यही एक ऐसा बिजनेस है जो मैंने 1 साल में जब जो एक्सपीरियंस किया, शुरू के पहले 1 साल का मेरा बिलीफ का लेवल इतना अच्छा नहीं था। इवन हेमा जो काम करती थी ना, वो उसको भी मैं बिगाड़ देता था। हेमा मुझे शाम को इवनिंग में बोलती थी आज इस अपने यहाँ जाना है मुझे, तो वो लोग है ना कुछ मेरे ही फ्रेंड हुआ करते थे, तो उन कपल के यहाँ गए हेमा, उन्होंने बात की, थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में हेमा बताती थी, तो मैं वहाँ उसके यहाँ अखबार रखा होता था, वो अखबार खोल के और उसमें अपना मुंह छुपा लेता था और ये बातें करती थी तो वो बिलीव नहीं था, फेथ नहीं था इनिशियल में। और मैं जब वो हेमा उसकी वाइफ के साथ जब किचन विचन में जाती थी और बातें करती थी और वो बंदा अकेला मेरे साथ पढ़ता था, तो मैं उसको कहता था कि जरूरी नहीं है तुझे कोई प्रोडक्ट वोडक्ट खरीदना, वो हेमा को लग रहा है बिजनेस करना है तो तुम देख लेना अपने दिमाग, तुझे अच्छा लगे वही करना तो खैर ये तो ये होता था। लेकिन जब 1 साल के अंदर अंदर मुझे बिलीफ आया कि ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें बहुत लोगों की मदद हो सकती है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। लोगों की लाइफ में आज के समय में बहुत बड़ा वैक्यूम है। मिडिल क्लास लोगों को ये पता नहीं है कि हम अपने बच्चों को क्या फ्यूचर देंगे। ये उनके लिए फ्यूचर बन सकता है। ये मुझे 1 साल में समझ में आ गया था। और वो जो बिलीफ जो डेवलप हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज कौन बढ़ा रहा है आज के समय में। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा है, वो सब लोगों का इतना बड़ा, वो अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं। कुछ मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ रतन टाटा का। एक एक वो कंपनी मुझे नजर आती है कि जिसने सोशल इकोनॉमी वैल्यू बढ़ाई है इंडिया में। बाकी मुझे ज्यादा इंडियन कंपनीज तो सारे लोग जो हैं वो अपना सोचते हैं, उन्होंने इंडिया में सब लोगों को नौकर बना के रखा हुआ है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में डेवलप ही नहीं हो पाई राइट वे में। ठीक है, जो लोगों ने थे, लेकिन आज हम लोग अगर जिस ढंग से हम चाइना को और उस कंट्रीज को देखते हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप अब जो टाइम आया है, अब जो बढ़ने लगा है, लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लोगों को टैक्स का बड़ा चिंता रहती थी कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक आईएएस भी जब रिटायर होता है ना, तो वो आगे बाहर अपनी नंबर प्लेट पे रिटायर्ड आईएएस लिखता है। तो रिटायर्ड आईएएस कोई पोस्ट नहीं होती, लेकिन वो उसके साथ चिपका रहने चाहते हैं लोग कि मैं आईएएस हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप उससे बड़ी चीज है कि आप जब करते हो तो आप कई लोगों की लाइफ चेंज करते हो, उनको काम देते हो, उनका विजन बढ़ाते हो। तो ये जो चीज मुझे समझ में आई थी, तो हम दोनों ने एक टीम बना ली है, हेमा और हमने, कि इसको करेंगे। और हमने शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी नहीं रखी कि इसमें हमने थोड़ा कि 2 से 5 साल 5 साल इसको करके देखते हैं। और उसमें मुझे मालूम था दिशा और दशा मुझे समझ में आ गई थी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे जाना है मुंबई और मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, तो कभी मुंबई नहीं आएगा। तो मैं अपने जॉब में, मुझे पता था अच्छा जॉब है, लेकिन वो मुंबई नहीं आने वाला वहां पे। तो मुझे ये लग गया था कि अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ और इस काम में अगर हर्डल्स भी है, रोड भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है दिल्ली जाने की तरफ की, मुंबई मतलब मुझे मुंबई की तरफ जाना है तो मुंबई जाने की तरफ की कुछ भी नहीं है, तब भी मुझे मालूम है कि अगर मैं पैदल भी चला ना, तब भी एक दिन मुंबई आ जाएगा। सेम चीज मुझे ये समझ में आ गई थी कि अगर आपकी राइट वे है, राइट है, इसमें कुछ स्ट्रगल आएंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको करोगे, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं होता लाइफ में, एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में, कि आप कोई काम कर रहे हो और उसमें स्मूथ मिले सब कुछ। तो वो चैलेंजेस हमने फेस किए दोनों ने, लेकिन हम दोनों की टीम अच्छी थी, हम एंजॉय करते थे। तो हमने उन चैलेंजेस को कभी देखा ही नहीं कि वो चैलेंजेस है। हमें पता है कि सही काम कर रहे हैं, लोगों का फायदा है, हमारा फायदा है, लेट्स डू इट। और हम एंजॉय करने लगे हमारे प्रोसेस को। रोज शाम को मैं ऑफिस से आता था, हेमा बोलती थी आज ये काम करना है, और हेमा को भी इसलिए एक्साइटमेंट आ रहा था कि हम दोनों को टाइम मिल रहा था आपस में। मैं हेमा को बहुत बेहतर जान पाया। अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो मैं हेमा को इतने बेहतर नहीं जान पाता कि मेरी वाइफ में इतने गुण हैं, मतलब इतनी क्वालिटीज हैं। दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारी खूबियां हैं एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग जब लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि ये पैसा कमाने का बिजनेस है, लेकिन पैसा तो बहुत पीछे छूट जाता है। इतनी सारी चीजें, अनकाउंटेबल चीजें हमें मिलती हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है हरीश जी, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे पार्ट्स तो हम लोग जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है डायरेक्ट सेलिंग का कि जब एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जाता है
तो वो कौन सी कंपनी में जुड़े आज, क्योंकि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की एक शुरुआती स्टेज है, बहुत सारा काम अभी हुआ नहीं है, गवर्नमेंट अभी सीरियस हुई है, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ये चेक किया जाए कि कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, या प्लेटफॉर्म है, कुछ एसोसिएशंस भी हैं, तो शुरुआत में व्यक्ति को मालूम नहीं होता उन सब के बारे में। तो अगर एक व्यक्ति को सही कंपनी चुननी है, या कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसने ये देखना है कि भाई मैं सही कंपनी में हूं या नहीं हूं, तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं सर ग्रेट कंपनी के? सर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के सिनेरियो में, क्योंकि अभी भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को मतलब इट इज नॉट ए सीरियस, कई लोग ये समझते हैं कि ये एक सीरियस बिजनेस नहीं है, और इंडस्ट्री में जो लोग प्लेयर्स हैं, जो डायरेक्ट हैं और वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं, वो उनका सीरियस नोड पे वो खुद भी नहीं है। मैंने देखा, मैं कभी सुनता हूँ कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की खुद की कंपनी है, मैं सुनता हूँ कि मैं सुनता हूँ कि एक ऐसा ग्रुप है जिसकी बहुत सारी कंपनीज हैं, उसने एक डायरेक्ट सेलिंग और शुरू कर दी है। और ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में, वो लोग अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं जिनको पैसा कमाना है इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा, और उनको ये नहीं पता कि इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, वैल्यूज हैं। और आप इंडिया में आप देखते हो, पता है वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब आप इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अगर आज मान लो फॉर एग्जांपल मैं भी अपनी कंपनी शुरू करूं, तो मुझे 100-200 करोड़ रुपए का बिजनेस क्रिएट करना, टर्नओवर क्रिएट करना बड़ा वो चैलेंज नहीं लगेगा अगर मैं सीरियसली इसको करने लगूं। और कोई भी कंपनी, कोई भी अगर इंसान में जब इसको इंडिया में आते हैं तो उनको दिखते हैं कि यार इससे झटपट पैसा बन सकता है, और वो लोग है ना अपनी कंपनी शुरू करते हैं, और उनके पीछे अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। और वो ऐसे प्लेन में बैठे होते हैं, एक ऐसे प्लेन में बैठे होते हैं जो खुद तो पायलट होते हैं, लेकिन वो उन्होंने सबने लाइफ जैकेट वगैरह सपोर्ट सिस्टम सब पहने हुए होते हैं। और उनके अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग में बेचारे जो बिजनेस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जो उस प्लेन में तो बैठे हैं, लेकिन उनके पास कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो जब कुछ भी प्लेन हिलता है, मौसम खराब होता है, तो वो पायलट तो कूद जाते हैं अपने उससे, और वो प्लेन धराशायी हो जाता है। तो ये आज के समय में की हिस्ट्री है। इसलिए बहुत जरूरी है, कोई नए आदमी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना है तो उसको समझना है कि जो उनके ओनर्स हैं वो कौन है, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चीज हो सकती है, उसका एक बैकग्राउंड उनको चेक करना चाहिए। दूसरा चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप क्यों आ रहे होते हो डायरेक्ट सेलिंग। जैसे मैं और हेमा, हमारी स्टोरी देखो, मैं इतने अच्छे बड़े कॉर्पोरेशन में जॉब करता था, मेरे को पैसे का तो ऐसा वो नहीं था। मुझे मालूम था कि मैंने बिजनेस शुरू किया था 32, हेमा ने जो बिजनेस शुरू किया था तो मेरी एज 32 ईयर्स थी। तो मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ बहुत बेहतरीन साल इसमें डालने जा रहा हूँ, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में 5 साल 7 साल बाद डालने के बाद मुझे इतनी मेहनत सब बेकार चली जाए मेरी। और फिर मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब इस लेवल पे था, तो मैं अपने जॉब को के साथ इस बिजनेस को, हेमा को सपोर्ट कर रहा था। तो मुझे लगा था कि यार मैं क्यों मुझे अगर एक सब्स्टिट्यूट मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है बिजनेस में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे इस बिजनेस को लगी कि आप पैसा तो बनाते हो, लेकिन साथ में आप ये देखो कि इट शुड बी सिक्योर। मतलब आपका बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। पहली चीज तो ये चीज। और सेकंड चीज है कि आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग चीज कंपनी को चुनते टाइम पे आप ये सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट लाइनअप क्या है। क्योंकि पहली चीज है कंपनी, सेकंड चीज है प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट में अगर आम आदमी को, आप जब जहां इतना ऑनलाइन का बिजनेस है, जहां इतनी सब चीज है, तो कस्टमर इस समय किसी का लॉयल नहीं है कि वो आप हमारे साथ, आपके साथ हमेशा कस्टमर लगा ही रहेगा साथ में। और हमें आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, खासकर इस समय का जो राइट टाइम जो अभी चल रहा है, उसमें कस्टमर की जो फ्रीक्वेंसी है लॉयल्टी की, वो बहुत फ्रिक्वेंट है। इवन आपके घर के लोग पता लगा दूसरे प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे और आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होंगे, और पता लगा आप अपने घर से फाइट कर रहे होंगे कि नहीं आप, मैं तो इस कंपनी में हूँ, आप मेरे प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करते हो। तो आपको ये चैलेंज लगेगा। तो प्रोडक्ट अगर अच्छे होंगे और आपके खुद की फैमिली और आप खुद सेटिस्फाइड होंगे उन प्रोडक्ट से, तब आप उसको दिल से कर पाओगे।
मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैं और हेमा हम जब आए थे बिजनेस में, तो उसका बेसिक रीजन ये था कि हम प्रोडक्ट से बहुत सेटिस्फाइड थे, बहुत अच्छा लगे हमें प्रोडक्ट्स, और बहुत बढ़िया। हमें लगा यार ये किसी को बताने में क्या हर्ज है। तो सबसे दूसरी चीज जो होती है प्रोडक्ट्स। तीसरी चीज है, मैंने जो मुझे लगता है कि वो आप किन लोगों के साथ एसोसिएट हो, जो लीडरशिप है। बिजनेस क्या है, लीडरशिप वाला बिजनेस है। मैंने एक चीज देखी कि आप एक टीम जब डेवलप करते हो तो किसी को फॉलो करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिली, तो उस इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट हो रही थी। लेकिन जब गांधी जी ने वो उठाया तो उसकी एक लीडरशिप बेस्ड बिजनेस मतलब लीडरशिप बेस्ड एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ इंडिया में। तो जब आप कोई भी बिजनेस को कर रहे होते हो तो आपके लीडर्स कैसे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स कैसे हैं, उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है डायरेक्ट सेलिंग, और उसका उसका फ्यूचर कैसा है। तो ये सब चीजें हैं, और वो डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं नहीं करती है कंपनी। दूसरी चीज, आज के समय में भी ऐसे कई प्लेयर्स आ गए हैं जो सिर्फ गाइडलाइन को म्यूटेट करते हैं, मतलब गाइडलाइन की वो जो 13 पॉइंट्स है ना, उसमें वो किस तरीके से अपने वो मैनेज करते हैं उसको, और वो चलाते हैं बाइनरी स्कीम्स हैं। और वो जो बाइनरी स्कीम्स का मतलब है, वो स्कीम्स ऐसे चलाते हैं जिसके थ्रू उनका पैसा बन जाए, और एक तरीके से मनी सर्कुलेशन में डेवलप होता है। प्रोडक्ट्स तो सिर्फ दिखाने भर के रहते हैं। तो वो सब चीजें लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेंगी। जहाँ पे कंज्यूमर डेवलप होंगे, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट वापस डिमांड कर रहा हो। मैं आपको एक मोटा मोटा मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, आपकी टीम का डायरेक्ट सेलिंग का, और अगले महीने आपको जैसे बिजनेस करने के लिए मना कर दिया जाए, ठीक है, 10 लाख लोगों को, 10 लाख का टर्नओवर आप करते हैं और आपका और कस्टमर बेस है, तो अगर उसका 60% रीपरचेज से नहीं आ रहा हो, 50 to 60%, तो वो आप अच्छे बिजनेस में नहीं, मतलब आप वापस हर महीने गड्ढा खोदेंगे। कहने का मतलब है 10 लाख में से 4 से 5 लाख रुपए का बिजनेस वो होना चाहिए कि जो कंज्यूमर्स आपने डेवलप करे हैं वो आपको वॉल्यूम देते हैं, वापस प्रोडक्ट दे रहे हूँ। और 30 to 40% आपके नए एनरोलमेंट हो रहे होते हैं, नए कस्टमर और नए डिस्ट्रीब्यूटर आपके आ रहे हैं, वो 30%, ठीक है ना। और बाकी 80% हो गया, बाकी 10 to 20% ऐसा होता है कि जब आप अपने टर्नओवर को मंथ में क्लोज करते हैं तो उसमें टर्नओवर मैच करने में वो आपका लेवल मैच हो जाता है, तब आप वो एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन अगर आपका टोटल बिजनेस हर महीने ही आप सब खड़े होके देखते हो कि अब तो वापस से सबको इतने वो करना पड़ेगा, तो ये मान फिर तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है ही नहीं, कोई स्कीम वाले बिजनेस में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं सही जगह हूँ या नहीं हूँ। तो ये चीज है। तो एक मोटा मोटा थंब रूल मैंने बनाया कि 50 से 60% बिजनेस अगर आपका रीपरचेज आ रहा है, कस्टमर प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, और आपने जिसको दिया और आपकी रिलेशनशिप कस्टमर को आपने इंटैक्ट कर रखा है, तब वो बिजनेस बढ़ा जाएगा। ये मेरा मानना है। तो इसमें आपने जो पैरामीटर्स बताए, एक तो बताया सर कंपनी की बैकग्राउंड और इंटेंशन हम देखें, कंपनी के प्रोडक्ट को देखना, चेक करना बहुत जरूरी है, और वो कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन का सही तरीके से पालन कर रही हो, मैनिपुलेट न करे, वो देखना और जानना बहुत जरूरी है सर। दैट्स ग्रेट। और ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की भी जरूरत है एक्चुअली सर, इसलिए हमने 100वें एपिसोड में हेम कुमार पांडे जी को बुलाया था, जिनकी डायरेक्शन में गाइडलाइन बनी और यूनिवर्सिटी में लागू हो गया। एक यूनिवर्सिटी में हुआ अभी तो इंडिया में, हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और हम भी हमारे लेवल पे सर एक वेबिनार सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो उसमें हम इन्हीं सब विषयों की गहराई में हम लोग जाते हैं। जैसे 3 जनवरी को हम लोग एक वेबिनार लेके आ रहे हैं, उस वेबिनार का हमारा टाइटल है क्या आप सही कंपनी में हैं। तो सही कंपनी के पैरामीटर्स क्या हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, ग्रेट कंपनी क्यों ग्रेट बनती हैं, तो उन सब चीजों पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और आज आपने उस बातचीत को आगे बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न है, वो है सर एजुकेशन से रिलेटेड। कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, सारी चीजें भी अच्छी हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप इसलिए आइए क्योंकि यहाँ पे आपको एक यूनिक एजुकेशन मिलती है। तो एजुकेशन सिस्टम की कितनी रिक्वायरमेंट आप महसूस करते हैं सर? और एजुकेशन सिस्टम अगर हो तो वो कंपनी द्वारा संचालित हो या
कंपनी के लीडर्स के द्वारा संचालित होना चाहिए? तो उस बारे में, चूंकि आपका बड़ा तजुर्बा है, एकेडमिक एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रही हरीश सर, तो इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं एजुकेशन सिस्टम तो उसमें बहुत बड़ा हिमायती रहा हूँ कि सिस्टम आप कुछ भी कह लो उसको, लेकिन एजुकेशन तो चाहिए इस बिजनेस में लोगों को। जब आप लोग आते हैं तो उनको राइट वे में प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, लीडरशिप के बारे में जानना, अपने टीम को कैसे डेवलप करना है ये जानना, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप बड़ी टीम बनाने, मुझे आज भी मालूम है कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है कि मैं बहुत अच्छी मैं कॉर्पोरेशन में जॉब कर पाया, लेकिन जब मैं हेमा इस बिजनेस को कर रही थी तो मुझे मैं अपने आप को फेलियर समझता था कि यार ये बिजनेस तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मुझे ये सब चीजें आती नहीं है। लोग हो गए तो मैं था कि इतने लोगों से इंटरेक्ट करना, इतने लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, है ना। हाँ, मैं जो बात कह रहा हूँ या वो मेरे बिलीफ सिस्टम से कैसे चलेंगे, तो ये मुझे लोगों से कनेक्ट करना और लोगों को किस ढंग से आप अपने आप की बात को रखते हो और लोग आपको फॉलो करते हैं, इट्स लीडरशिप स्किल। वो लीडरशिप स्किल मेरे पास थी नहीं, और वो चीज मैंने कुछ तो ये सीखी, कुछ ये समझ में आया कि मुझे वो एक तरीके की नई एजुकेशन थी जो आफ्टर 32 इयर्स मुझे मिलना शुरू हुई, ठीक है ना। और वो उसकी इम्पोर्टेंस, हाँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि एजुकेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस। अब सवाल ये होता है कि उसको कंपनी चलाए। कंपनी, हर कोई भी कंपनी है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो अपना एजुकेशन सिस्टम तो चलाना ही पड़ेगा, वरना आगे बढ़ेगी नहीं वो कंपनी। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं और हिमा हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, उनका इतना जबरदस्त वो था। जब मैं और हिमा आए थे तो हमको ये लगा राइट फ्रॉम उनको, वो एक एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को टीच कर रहे थे कि कैसे आप प्रोडक्ट की नॉलेज है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, इवन प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, और ये सारी चीजें वो सिखा रहे थे राइट फ्रॉम। उसके साथ साथ एक एजुकेशन सिस्टम और था वहाँ पे हमारे साथ, जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो लीडरशिप बेस्ड था कि वहाँ पे लीडरशिप जो जरूरी चीज थी कि उनकी टीम में सेम एजुकेशन फॉलो हो और वो चीजें बिल्ड होने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एजुकेशन सिस्टम में मैं मानता हूँ कि जो भी एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहा है उसकी नीयत में वो चीज रहनी चाहिए कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट। मतलब बेसिकली उसमें एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए नो डाउट कॉस्टिंग लगती है, सेमिनार्स होते हैं, हॉल्स बुक होते हैं और सब चीज होते हैं, एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, सब कुछ एक। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर उनका ये ध्यान है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर को वैल्यू ट्रांसफर करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प होनी करनी है, तब जाके अगर उनकी इम्पोर्टेंस में अगर ये आ गया तो वो चैलेंजिंग। लेकिन पोस्ट कोरोना मैं अभी एक चीज फील कर रहा हूँ कि पोस्ट कोरोना थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अब जितने एजुकेशन सिस्टम थे उनको खुद को भी रिवॉल्व करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन अब ये समझ में आ गया कि पोस्ट कोरोना आप लीडरशिप बेस्ड भी अपने टीम को संभाल सकते हो। जैसे मेरे एजुकेशन सिस्टम इसलिए डिफरेंट होता है, मेरी टीम कर्नाटका में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, तो वो एजुकेशन सिस्टम हेल्प करता था मुझे, क्योंकि मेरे नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर थे तो उससे प्लग होते थे और उनको हेल्प करता था। लेकिन पोस्ट कोरोना में एक चीज और महसूस कर रहा हूँ कि आप, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो आप अपने टीम को कनेक्ट पहले नहीं कर पाते थे उस लेवल पे। एजुकेशन सिस्टम को साथ में रखते रखते आप अपने आप से भी उस टीम से कनेक्ट हो सकते हो, उनको जो राइट चीजें हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो, बता सकते हो। तो नो डाउट आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो मैं खुद भी इसका हिमायती हूँ कि बिना एजुकेशन के डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं हेमा मैम आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ये बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है और नेटवर्क बनाना तो आसान है, हम लोगों को जोड़ तो देते हैं, फिर भी लोग जुड़ भी जाते हैं, लेकिन उनको लीडर्स में कन्वर्ट करना वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल का काम है। आज आपकी बहुत बड़ी टीम है, शुरुआत में आपने शुरू की और जैसा हरीश जी ने बोला कि वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, उनको आपने लीडर बनाया, उनको आप बिजनेस में लेके आए। तो लीडर्स क्रिएशन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्रिएट करें लीडर्स को? हाँ, जो मुझे समझ में आता है, मुझे एक चीज समझ में आती है कि नर्चर करना, है ना,
क्योंकि जब आप देखो कि जब हमारे घर में एक बेबी होता है छोटा, तो उसको बेबी को हम कैसे ग्रो कराते हैं। वो छोटा बेबी को कुछ भी नहीं पता होता है उसको। जब वो 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का, 5 साल का, तो उसको हर चीज़ जो है वो पेरेंट्स सिखाते हैं, बताते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, हर चीज़ वो पेरेंट्स उसको टीच करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। जब मैं बिज़नेस में आई थी और जब मैंने ये शुरुआत में जब ये चीज़ सुनी, तो मुझे लगा कि मैं जब एज मेरी उस टाइम पे कम थी, तो मुझे लगा था मेरे से काफ़ी जो एज में सीनियर लोग हैं, जो उस टाइम पे 50s की एज में थे और मैं 25 की एज में थी या 30 की एज में जब मैं बिज़नेस में आई थी, तो मुझे लगता था कि मैं तो 30 साल की हूँ और ये मेरे तो 50 इयर्स के हैं, कोई 60 इयर्स के भी एज के इतने बड़े लोग हैं, इनको मैं कैसे नर्चर करूँगी, इनको कैसे मैं टीच करूँगी? तो मुझे लगता था उस टाइम पर। लेकिन मैंने देखा कि हाँ, आप जो है कि आपकी टीम में जब लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं, आपसे कम एज के भी हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं, एजुकेशन वाइज़ भी अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, सब तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक माँ जो होती है वो माँ ही होती है। वो कितनी पढ़ी-लिखी है, किस बैकग्राउंड से है, किस गाँव से है, किस सिटी से है, कहाँ से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसको आता है अपने बच्चों को अच्छे से पालना। तो यहाँ पर भी वही फीलिंग है, कि जब आपकी टीम तो में जब लोग आते हैं, उनको जब आप केयर करोगे, उनको नर्चर करोगे, तो पहला तो जब आपको सबमिट तो तभी करेंगे ना जब आप उनको नर्चर करोगे, उनकी केयर करोगे। आपको लीड क्यों करने देंगे लोग? अगर हम मीन्स जब हम तक ये, जी मैम, हम ये माने कि एक जो पेरेंट्स का एक एटीट्यूड होता है, स्पेशली माँ का एक एटीट्यूड होता है, वो बिल्कुल, एटीट्यूड अगर बिल्कुल। हम लोग अपनी डाउनलाइन के प्रति रखेंगे तो चीजें बेहतर होती बिल्कुल, चले बिल्कुल, जाएंगी। बेहतर होती चली जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हरीश जी, आप क्या इसमें ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि आपका नेटवर्क पूरे बिल्कुल। देश में फैला हुआ है। क्या होता है कि देखिए, ये बिजनेस है ना, नॉर्मली ये जो दुनिया जो चल रही है ना, वो माइंड से चल रही है, और ये बिजनेस हार्ट से चलता है। ये इनिशियल में लोग नहीं समझ पाते। जैसे एक फैमिली है ना, वो फैमिली हार्ट से बंधी होती है, दिल से बंधी होती है, वहाँ लॉजिक्स नहीं लगते ज्यादा, है ना। वहाँ पे एक, मैं फैमिली का मुखिया हूँ और मैं, मुझे, मेरी बेटी है और ये मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, उनको मैं कैसे देखता हूँ, है ना। अब उसमें उनकी जिद होती है, मान लो मेरी बेटी जिद कर रही है कि ये चीज ये है, तो मैं कभी कभी मुझे उसकी जिद के साथ भी जाना पड़ता है ना। तभी तो वो पोजीशन बन पाती है, वो रिश्ता बन पाता है, वरना वो रिश्ता बनेगा ही नहीं। तो शुरू में जब नए लोग आते हैं, आपको उनको अपनी एक फैमिली की तरह रखना पड़ेगा, तब आप, क्योंकि वो परमिशन नहीं देंगे आपको लीड करने के लिए। लीडर बनने के लिए लीडर की पहली बात लीड करना। लीड कब कर पाओगे? जब वो परमिट करे आपके लोग। और डाउनलाइन जो अपन बोलते हैं ना, ये वर्ड भी मुझे तो सही नहीं लगता। ये सारे पार्टनर्स हैं हमारे, और हमारे लोग हैं जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं। और वो जब आप लीड करने का जो वर्ड है ना, तब जबकि वो परमिट करें। अब वो परमिट परमिट दिमाग से तो नहीं करेंगे, वो दिल से कर देंगे परमिट, है ना। तो जब दिल से परमिट कर देंगे, तो हम दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं लोगों से। जब आप दिल से कनेक्ट होगे तो कैसे कनेक्ट होगे? अब वो तो लोग, मुझे याद है कि हम जिस कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं, और खैर मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो वहां पे लोग क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन वहां का जो लीडर है ना, वो लोगों का बर्थडे ही याद रखता है, ठीक है ना। तो बर्थडे याद रखते हैं और वो याद रखते हैं, उसमें लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो लोगों को पहले आप दिल से कनेक्ट करना शुरू करें, पहला स्टेप क्लियर होगा, फिर वो आपको परमिट करेंगे लीड करने के लिए। मैं अगर किसी फैमिली को बोलता हूँ कि आपको वहां आना जरूरी है, तो अगर हम वो परमिट ही नहीं कर रहा, तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो जब वो कहेगा कि नहीं, हरीश हेमा ने कहा यार, इनके इनकी तो बात माननी पड़ेगी यार, तब तो वो जाएंगे। तो वो जो चीज है ना, मैं और हेमा हम पहले ये इंश्योर करते हैं कि हमारे लोग है ना, हमें पहले परमिट करें कि, और वो कभी कर पाएंगे, पहले हम उनमें दिमाग नहीं लगाते कि वो कितना बिजनेस करेंगे, कि तभी मैं उनको वो चीज दूंगा, ये प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं वो एज ए ह्यूमन बीइंग एक फैमिली और एक्सपेक्टेशन जोन से बाहर रहते हुए रिलेशनशिप बनाता हूँ, कि वो उनके घर जाते हैं, मैं और हेमा हम बैठते हैं, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, उनके बच्चों के नाम क्या हैं, उनकी उनकी लाइकिंग्स क्या है, उनको जिंदगी में पसंद क्या है। तो हम उनके साथ कुछ समय बिता बिता के हम ये जानने, उनके दोस्त बनते हैं। और जब दोस्त बनते हैं तो वो हमें परमिट करते हैं।
फिर हमारी बात जो हम कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं और जो विजन हम दिखाना चाहते हैं, वो बीज जो फिर हम उनके जो डालना चाहते हैं दिल में, दिमाग में, तब हम डाल पाते हैं। तो लीडरशिप स्टार्ट यहाँ से ही होती है, अगर मुझे और हेमा को ये लगता है। उसके बाद आप बात की चीजें हैं कि आप उनको कैसे नर्चर करते हो। वंडरफुल सर, वो एक कोटेशन है कि एक प्यार भरा दिल 1000 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है। तो वो प्यार भरा दिल होना चाहिए, तो फिर लीडरशिप अपने आप क्रिएट हो जाती है। ग्रेट, वंडरफुल सर। संत कबीर का एक दुआ है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वो जो चीज है ना, वो जिंदगी में लोग अप्लाई करना भूल जाते हैं। ठीक है ना, आपको प्यार ऐसी चीज है कि वो सबसे अलग है और उससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपनी टीम को प्यार से बांधा तो आप कुछ भी कर जाएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, इसलिए मैं इस प्रश्न को स्पेशली ले रहा हूं। इसके बारे में बहुत कम लोग बातचीत करते हैं। नेटवर्क में डेप्थ और विड्थ दो शब्द हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो डेप्थ और विड्थ का कॉम्बिनेशन कैसे रखें सर? क्या फार्मूला है? स्टार्टिंग में क्या हो, बाद में क्या हो? सुरेंद्र जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। डेप्थ और विड्थ से भी पहले स्टेटमेंट में जाता हूं आपको। ये बिजनेस कथनी और करनी को मिटाने का बिजनेस है। आप देखो कि आप इस बिजनेस में नेटवर्क क्यों बनाते हो? आप अपने आप को डुप्लीकेट करना चाहते हो, इसलिए नेटवर्क बनाते हो। तो आप अपने आप को क्या डुप्लीकेट कर पाते हो? अगर आप अपने आप को डुप्लीकेट क्या कैसे करोगे? तो जो आप जैसे कोई भी फ्रेंचाइज है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम लेता हूँ, कोई भी फ्रेंचाइज, बाटा है या मैकडोनल्ड है या कोई भी है, उन्होंने पहले मैकडोनल्ड ने अपना रेस्टोरेंट चलाया, उसके बाद उसको डुप्लीकेट किया। ठीक है ना? और कोई भी फ्रेंचाइज, तो आप एक होम बेस्ड फ्रेंचाइज बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, आप पहले वो अपना बिजनेस करिए, उसके बाद नेटवर्क बनाइए। अगर आपने कभी कस्टमर ही नहीं बनाए, आपने कुछ सेल्स ही नहीं की है, आपने कुछ टर्नओवर ही नहीं किया, आपने कुछ पैसे ही नहीं कमाए उस टर्नओवर से, तो क्या डुप्लीकेट करोगे? तो मैं और हेमा जब हम आए थे, तो मैं यही देखता था कि क्या हमारे कस्टमर वापस प्रोडक्ट बाय करते नहीं करते, क्या वो कस्टमर इंटेक रहते नहीं रहते, क्या वो कस्टमर बेसिकली सेटिस्फाइड है नहीं है, क्या वो कस्टमर हमारे साथ रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे। क्योंकि जो हमारे साथ होगा वही हमारे विड्थ और डेप्थ के साथ होने वाला है। तो हमने ये इंश्योर किया कि हम कितना कर पाते हैं अपने लेवल पे, और हम अपने लेवल पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। तो ये हमने पूरा एक रिसर्च, हमने पूरा काम करा और हमने देखा कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा कस्टमर बेस बना रहे हैं। अब इसमें हमने कुछ पैसा इससे थोड़ा बहुत अर्न भी करते हैं हम, और वही चीज हमने फिर डुप्लीकेट करना शुरू की। उसके बाद एक चीज है कि अगर मैं बहुत सारी विड्थ बनाता हूँ, बहुत सारी, तो भी ये चैलेंज आता है कि मेरे पास तो टाइम तो उतना ही है, मैं उनको संभालूंगा कैसे? तो मैं और हेमा मिलके हम उतनी विड्थ डेवलप करते हैं जहां पे हम उन वैल्यूज को इम्पैक्ट कर पाए, और इतनी कम भी नहीं करते हैं कि हम ये सोचने लग जाएं कि हमारा काम कोई और कर ले। समझ में आया ना? तो विड्थ आपको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत देती है और डेप्थ आपको सिक्योरिटी बहुत देती है। लेकिन मैंने एक चीज इन 20 साल के उसमें समझा है कि जो विड्थ है और हमेशा आपको जनरेट करते रहना चाहिए, क्योंकि आप उससे है ना हमेशा यंग बने रहते हैं, एक्साइटेड बने रहते हैं। आपके बिजनेस में जब नई विड्थ आती है तो आपको औकात में रखती है विड्थ। जब आप बड़े लीडर हो जाते हो ना जब आप बड़े लीडर हो जाते हो तो उस विड्थ को तो पता नहीं है आप डायमंड हो और आप क्या हो और आप क्या हो। तो वो विड्थ तो ये बोलती है कि चलो मेरे यहाँ आ जाओ, ये प्रोडक्ट दे दो मेरे को। आपको पहले वो सेल्समैन बनाती है, सब कुछ बनाती है, तो आपको ये जमीन पे रखती है विड्थ। और मैं और हेमा जब लीडर होते हैं तो लीडर होते हैं, लेकिन जब विड्थ में जब लोग हमारे साथ आते हैं तो हम वही पहले वाले 2000 वाले डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं दोनों, कि हम उसके सारे नखरे झेलते हैं, उसकी सारी बातें सुनते हैं, उसके साथ वही करते हैं, और हमें लाइव बना के रखती है और हमें बहुत मजा आता है उनकी सब चीजें। तो विड्थ और डेप्थ का कॉम्बिनेशन आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितनी विड्थ को
वैल्यू ट्रांसफर, पता लगा वेट तो इसलिए खोले जा रहे हैं, हम तो बन गए लीडर, वेट तो इसलिए खोलते हैं कि वो कुछ वॉल्यूम करेगा और कुछ पैसे आ जाएंगे, और भैया तू अपना खुद संभाल, हम कुछ नहीं जानते, हम तो बड़े लीडर हैं, हम तो वहीं खड़े रहेंगे, हम स्टेज पे आके हमें देख लो, नमस्कार। ऐसे ये काम के लिए वेट नहीं खोलनी। वेट तो इसलिए खोलनी है क्योंकि लोग आए आपके साथ, लाइफ है, आप उनके साथ ट्रांसफर कर सकते हो वैल्यू, तो वेट खोलनी है। और वेट जरूरी है आपको बड़े उस पर प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन डेप्थ में भी आपको ये रखना है कि डेप्थ में भी आपको डेप्थ डेवलप करते वक्त आपका बहुत सारा टाइम भी डेप्थ में जाएगा, क्योंकि डेप्थ में मैं और हिमाम ये इंश्योर करते हैं कि जहाँ बड़ी टीम हो गई है वहाँ पे हम लीडर्स के साथ वहाँ हैं, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। बाकी काम हमारे लीडर्स करते हैं, लोग करते हैं वहाँ पे, वो अपनी टीम में बड़े लोग अर्न कर रहे हैं वो लीडर, लेकिन हम उनसे कनेक्ट तो बना के रखते हैं, ये चीज है। तो एक रैशनलाइज डिसीजन होना चाहिए कि आपको मैं जिस बिजनेस में हूँ उसमें कंपनी हमको कोई बार नहीं कर रही कि आपको कितनी विड्थ खोलना है। कंपनी ने हमें फ्री हैंड दे रखा है कि एज मेनी एज विड्थ यू विल कैन जनरेट, लेकिन हमको हिमा को डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितने लोगों के साथ, और फिर अब तो ये हमें क्या अच्छे लोगों के साथ हम चॉइस कर पाते हैं, हर किसी के साथ काम नहीं करना, लेकिन जो चीज हम खुद चूज करते हैं हमें किसके साथ करना है, किसी के साथ नहीं करना, ये चीज है। एक प्रश्न है सर, अगर आप जवाब देना चाहें तो आप कितनी विड्थ पे काम कर रहे हैं सर? मैं इस समय, मैं और हेमा 12 से ज्यादा टीम पे काम कर रहे हैं। ओके, ये है, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। हम सब, मैं और हेमा, हम 5 साल का गोल लेके चलते हैं, 5 ईयर का, और अभी हमारा 10 साल का गोल बना रखा है हमने, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर, बहुत सारी जानकारियां आज हमने इस इंटरव्यू में ली सर, कंपनी चुनने से लेके, एजुकेशन सिस्टम से लेके, विड्थ और डेप्थ से लेके। मेरे पास में बहुत लंबी लिस्ट है सर, व्यूअर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, लेकिन वो हम लोग अगले एपिसोड में कवर करेंगे। आप दोनों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश सर आपका, आप कोटा से हमारे साथ जुड़े, और हेमा मैम आपका विशेष रूप से धन्यवाद, आप छुट्टियां मनाने गए हैं, यूएस में है, वहां पे फेस्टिव सीजन है, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे हरीश नागर, फॉर्मर साइंटिफिक ऑफिसर, और हेमा नागर जी बिजनेस वुमेन है, इंडिया का एक ऐसा कपल जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। अगला एक एपिसोड हम लोग जल्द शूट करेंगे जिसमें हम लोग हरीश जी और हेमा जी से आपके प्रश्न, यानी व्यूअर्स के प्रश्न जो आपने पूछे हैं, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलता है, अगर आप उस लिंक पे जाएंगे आपको वहां पे 5 प्रश्न मिलेंगे, और उन 5 प्रश्नों का अगर सही जवाब आप देते हैं तो लकी ड्रॉ में आपका नंबर डाला जाता है, और जो 10 लकी विनर्स होते हैं उनको हम हमारे वेबिनार सीरीज का फ्री रजिस्ट्रेशन देते हैं, और ये मौका आपको चूकना नहीं चाहिए। हमारा हर एपिसोड में एजुकेशन बेस्ड एपिसोड रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप न केवल मात्र उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखें और सुने, अपितु आप उसमें से कुछ लर्निंग करें, तो वो आप ध्यान से सुनेंगे तो ही आप सही जवाब दे पाएंगे। सो अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।